एक मिनट बाबू, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे 3 पूर्व सदस्यों सौ श्री रामकृष्ण यादव जी, तापस पाल जी तथा श्रीमती कृष्णा बोस के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री रामकृष्ण यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे कृषि संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री रामकृष्ण यादव का निधन 25 जनवरी 2020 को 82 वर्ष की आयु में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री तापस पाल जी पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं तथा 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री पाल एक सक्रिय संसद थे, जिन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। श्री तापस पाल एक विख्यात फिल्म अभिनेता थे, जिन्होंने बंगला, हिंदी और उड़िया भाषा में 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें कई फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तापस पाल का निधन 18 जनवरी 2020 को 61 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती कृष्णा बोस पश्चिम बंगाल के जादवपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा की सदस्य रही। श्रीमती कृष्णा बोस ने विदेशी मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में तथा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। एक जानी मानी शिक्षाविद श्रीमती बोस ने लगभग 4 दशक तक विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापन का कार्य किया। अनेक पुस्तकें भी लिखी। श्रीमती कृष्णा बोस का निधन 22 जनवरी 2020 को 89 वर्ष की आयु में कोलकाता में हुआ। अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिग्वंत आत्माओं के सम्मान में मौन ओम शांति। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 301। एडवोकेट एक सेकंड बालू जी, एक सेकंड। कोरोना वायरस पर पहले भी चर्चा हुई थी। अगर आप ध्यान आकर्षण या नियम के तहत लगाएंगे। एक मिनट। नो, जिस विभाग के मंत्री हैं विभाग के मंत्री जवाब देंगे। नो, गलत तर्क। नो, 2 बार जवाब दे चुके, फिर जवाब देंगे, फिर जवाब देंगे आपको। नो, अदूर प्रकाश जी, आप प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण काल होता है, आप चलने दें। नो, प्लीज सिट डाउन। नो, जिस विभाग के संबंधित मंत्री है वही जवाब दिया करेंगे। दैट्स ऑल। चलो सर, माननीय सदन के पटल पर रखा गया है के बारे में। माननीय सदस्य
Sir, according to the fifth report of the standing committee, Sir, according to the fifth report of the Standing Committee on Labour, which was presented to this August House on 13th March 2020 only, 70% of allocated fund is used during the financial year 2019-20. More surprisingly, only 60% of the fund utilized for the National Career Service प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है. out of the revised estimate of rupees 11,184.09 crore. Sir, only out of that, only 9,130.50 crore has been utilized. The committee has expressed its concern on non-utilization of 2,053.59 crore rupees. Sir, whenever there is a question on unemployment, economic slowdown and the job loss in various sectors, government is not ready for the clarification of the real situation. Sir, government is deliberately avoiding such questions on crucial issues. Many times it has been admitted that there is no survey conducted and the data is not available on such matters. The issue of unemployment is growing and it will further escalate with the disinvestment policy of this government. Sir, growing unemployment among educated youth is a great concern. Sir, according to the reply given in the Kerala Legislative Assembly, last week there are 45,913 engineers and 8,753 doctors are jobless in Kerala. Similar or worse in the case or other states also. Sir, my specific question, whether the government will set a targeted scheme for employment for educated youth in the country. सर, माननीय सदस्य ने केरल की जो जानकारी दी है उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से सक्रिय है कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें और उसके लिए ऐसे हम कदम बढ़ा रहे हैं कि जिससे कि आज लोगों को लग रहा है कि विश्वास हो रहा है प्रधानमंत्री के प्रति और रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं. मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमने इतनी अधिक योजनाएं चलाई हैं कि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, ऐसे व्यक्ति तैयार कर रहे हैं जो खुद रोजगार दें और उसके हिसाब के काम हो रहे हैं और इसमें हम ज्यादा पैसा खर्च करने का काम कर रहे हैं. Sir, the promise of the BJP on 2014 manifesto, sir, was creation of 25 crore jobs in the coming 10 years. Sir, but after the completion of 6 years of this government, the unemployment rate reached 7.7% today. Sir, whether the government is ready to conduct an up-to-date survey to review the situation and release a white paper on unemployment in the country. सर, रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं और हमारी जानकारी के हिसाब से इसमें कोई शिकायत भी नहीं है और हम एक कायदे से इस संदर्भ में एक कदम उठाकर कार्रवाई भी कर रहे हैं और जहां तक श्वेत पेपर जारी करने की आवश्यकता है तो अगर सदस्य जो भी चाहेंगे हम उसकी जानकारी इनको देंगे, पर हमारा मानना यह है कि केंद्र के विभिन्न सेक्टर जो 8 सेक्टर्स हैं उनमें रोजगार में करीब 6.16 लाख रोजगार की वृद्धि हुई है और ये वास्तव में अपने आप में इस बात के लिए एक प्रदर्शित कर रहा है कि रोजगार के अवसर हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं. केवल कंस्ट्रक्शन साइट का एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें कुछ कमी नजर आ रही है, नहीं तो हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और मैं इसकी कोई आवश्यक जानकारी होगी तो सदस्य को दूंगा. श्री अरविंद सावंत जी. धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि पहले पुराने समय में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रहती थी, आज भी है, ताला सिर्फ ताला नहीं लगा है, और हमारे पास कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट भी है. आज ये हो रहा है सर कि ये जो डाटा दे रहे हैं ये डाटा कहां से लाते हैं पता नहीं है. कोई भी एम्प्लॉयड एक्सचेंज में अनएम्प्लॉयड यूथ रजिस्टर नहीं कर रहा है या उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करनी नहीं पड़ रही है.
उसको प्राइवेट वाले कोई भी दो तरीके के लोग हैं आजकल कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे, और दूसरी तरफ आपका ध्यान खास करके अध्यक्ष महोदय आकर्षित करता, आप खुद जानते हो जेट एयरवेज बंद पड़ी, किंगफिशर बंद पड़ी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ी है, नोकिया बंद पड़ी। तो ये सारे बेरोजगार और निर्माण हुए। इन बेरोजगारों के लिए अपने पास कोई व्यवस्था न कि अपने पास डाटा है सर। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को पुनर्जीवित करें। रोजगार मिले तो भी चलेगा, लेकिन वो जानकारी अगर सही डाटा, रियल डाटा अगर मिले तो पता चलेगा। राजनीतिक जो बोला 25 करोड़ को जॉब देने वाले थे, उसका क्या हो गया वो अलग बात है। तो मेरी मांग है, क्या आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को पुनर्जीवित करेंगे और कंपल्सरीली सभी को वहां जाकर अपना रजिस्ट्री करनी होगी। जो रिक्रूट करेंगे हो सके कॉन्ट्रैक्टर भी क्यों न हो, लेकिन उसको भी कंपल्सरी नोटिफिकेशन एक्ट के तहत वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को जानकारी दे कि हमारे पास इतने इतने रोजगार लेने हैं, तब वो पता चलेगा। जो रिटायरमेंट हुए जितनी कंपनियों में वो नहीं हो रहा, उनके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है। जब रियल डेटा आएगा तभी आप सब बोल सकेंगे कि इतना रोजगार हम दे पाए। क्या सरकार इस पर कदम उठाएगी? सर, माननीय सदस्य की जानकारी में मैं आपके माध्यम से लाना चाहता हूं कि विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पंजीकरण होता है, और उसके अनुसार 2015 में 4.33 करोड़, 2016 में 4.34 करोड़ और 2017 में 4.24 करोड़ लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया था। पर इससे और आगे बढ़कर श्रम मंत्रालय ने नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इसमें एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को मॉडर्नाइज करने की योजना भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस एनसीएस के तहत देश में लगभग 200 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, और ये काम शुरू हो गया और 116 सेंटर बन चुके हैं। और इसमें लोगों का पंजीकरण, और पंजीकरण के बाद हम क्या मदद कर सकते हैं। पर एक दिक्कत हमको ये आती है कि पंजीकरण हो जाने के बाद फिर अपने आप में कि मुझे नौकरी मिल गई, ये कोई सूचना नहीं देता है। इस कारण इसमें गड़बड़ हो जाती है। पर हमारा मानना है कि हम पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, और राज्यों के साथ मिलकर हम इसके बारे में एक सही योजना बनाने का काम। श्री ए राजा जी। Thank you, sir. Sir, the current and sir, आप माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य अपना आप खड़े हो जाएं, उसका आप जवाब मत दीजिए। Sir, the current unemployment rate is the highest in the last 45 years. Everybody knows. Sir, the unemployment youth in the urban area is almost 24%. The rest of the rural areas, we need not say, it is much more higher. Sir, I went through the answer which was given by the Honorable Minister. He wants to rely upon the status which was given by the state governments and the Labour Bureau initiated by revamped quarterly employment survey. Sir, in this regard, I want to submit to the Honorable Minister. Sir, the only measures that has been taken in the budget is, as per the Finance Minister's assurance, that she wants to promote National Infrastructure Pipeline Program, which is a welcome measure. Of course, Finance Minister wants to spend 102 lakh crore rupees to boost the employments in the country through the National Infrastructure Pipeline Program. Sir, in this regard, I am having two questions. One is whether the ministry is going to have a bilateral talks with the Finance Minister, how this National Infrastructure Pipeline Program can be further boosted by giving another 100 crores as suggested by the various quarters. Number two, sir, very painful exercise that has been done by the various state governments. One I have come across in the Tamil Nadu itself. Postgraduate MSc Mathematics student, female postgraduate student who did MSc Mathematics in the Madras University is getting sweeper job in the Madras Municipal Corporation. Yes, sir. Sir, MSc postgraduate in Mathematics, she got sweeper post in the Madras Municipal Corporation. I think that this type of social stigma is going all over the country. Sir, moreover, a person who passed BE Mechanical Engineer with the MBA who is getting Kalasi in railway. Sir, what measures government is going to do to address this panic issue? Let me know from the Honorable Minister. शॉर्ट में क्वेश्चन पूछें, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सर,
हमारी सरकार बहुत सतर्क है इस दिशा में, और बजट 2020 और 21 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से हमने रोजगार कैसे पैदा हो इसकी दिशा में काम किया है। शिक्षा और कौशल विकास के लिए 20 और 21 में 99,000 करोड़ रुपया और 3,000 करोड़ रुपया कौशल विकास के लिए हमने दिया है। इस बात को समझते हुए जो माननीय सदस्य बता रहे हैं, पर एक बात हमारी भी समझ में आती है कि लोग पढ़ाई करने के बाद में वो नौकरी चाहते हैं जो उनके लगता ही है कि उनके योग्य नहीं है। अब इस संदर्भ में आप सुझाव दीजिए, ये कदम उठाया जाए कि भाई इस क्लास के लोग अप्लाई ना करें और सबको हम निर्देश देने का काम करें कि भाई अगर अरे जो अप्लाई करते हैं वो बताते नहीं है, जो अप्लाई करते हैं वो बताते नहीं कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। पर ये बात आपने सुझाव दिया है, इसका हम ध्यान रखेंगे और कैसे जो वास्तव में, क्यों मुझे मालूम है हमारे यहाँ भी इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग आप कल्याण बनर्जी सर, कल्याण बनर्जी in the concept of employment, hello sir, can you allow, Mr. Suresh, kindly allow us also to speak. In the concept of employment, there is a basic thing is this relationship of employees and employers. Now you are spreading about, talking about different scheme, where is no relationship of employees and employers. And unless employees are appointed on a permanent basis, you can't say that a contractual employee is an employee at all. Contractual employee comes and contractual employee goes. Now the reduction is already pointed out how much the reduction is there. Just through you, sir, I want to put a very short question to the Honorable Minister. Now tell us, in view of the concept of the employee and employer relationship, how many employment are going to be created within 1 year in this country itself by the central government? सर, हमारी सरकार रोजगार देने के लिए बहुत सक्रिय है और हम इतने अधिक रोजगार दे रहे हैं। हम खाली रोजगार नहीं दे रहे हैं, हम खाली रोजगार नहीं दे रहे हैं, हम व्यक्ति को, नौजवान को बना रहे हैं कि वो रोजगार देने वाला बने। और इसके लिए जितनी भी योजनाएं हमने शुरू की है वो एक सही ढंग से काम भी कर रही है, लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, कृपया आपको मौका दूंगा, बैठ जाइए, मौका दूंगा आपको। के लिए हम अच्छी संख्या में पैसा भी खर्च कर रहे हैं। सुरेश जी, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? हल्ला करना चाहते हो, प्रश्न पूछना चाहते हो? प्रश्न पूछो सर। आई एम डिमांडिंग 193। नो डिबेट, अभी प्रश्न पूछना हो तो पूछो। हल्ला करना है, हल्ला बंद कीजिए, प्रश्न पूछिए, प्रश्न के अलाव कराओ, प्रश्न नहीं पूछते हल्ला करना है। नो, गलत। क्वेश्चन नंबर 302 गलत। 302 मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रख दिया गया अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था, क्या उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों को किसी धार्मिक सर्किट से जोड़ा गया है? यदि जोड़ा है तो उसका ब्यौरा क्या है? उत्तराखंड में विभिन्न धार्मिक स्थलों को धार्मिक सर्किट से कब तक जोड़ने की कोई योजना है या संभावना है? और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं? तो मंत्री जी का जो जवाब आया है उसमें कहा गया है कि स्वदेश दर्शन, प्रसाद, ये 2 योजनाएं हैं, हम इनके अंतर्गत ही देते हैं। जिसमें स्वदेश दर्शन के अंतर्गत विरासत परिपथ जो है वर्ष 2016 में 17 में कुमायूं मंडल के कटारमल, जागेश्वर, बैजनाथ, देवीधुरा को 79.13 और प्रसाद योजना में 2015-16 में केदारनाथ का एकीकृत विकास 34.7478 करोड़ और प्रसाद में 2018-19 में बद्रीनाथ जी धाम का 39.24 करोड़ ये पैसा देना बताया है। मान्यवर, मैं आपसे, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड विश्व प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है
और यहीं पर हेमकुंड साहब है, नानक मत्ता है, पोंटा साहब हैं और साथ में कलियर शरीफ हैं। पवित्र कैलाश मानसरोवर पैदल यात्रा भी यहीं से जाती है। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने कई जगहों पर अपनी यात्राएं की हैं। मायावती आश्रम आज उनका प्रमुख कार्यालय है। और जिन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किताब पढ़ी होगी, उसमें जो महाअवतार बाबा जी की गुफा का जिक्र आया है वह द्वाराहाट के पास पांडखोली स्थान पर है, जहां देश विदेश से काफी मात्रा में पर्यटक आते हैं। सीता माता जहां धरती में समाई थी, वहीं सीतांशो नाम माननीय सदस्य जी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। माननीय सदस्य प्रश्नकाल है जी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्नकाल में भाषण नहीं दिया था, प्रश्न जी मैं इसी पर प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो इसमें हम लोग वहां पर एक एक ईंट लेके सीता माता का मंदिर बनाने जा रहे हैं। त्रिजुगी नारायण जहां शिव पार्वती का विवाह हुआ था, आज तक धूना जल रहा है, आज भी विवाह होते हैं। क्या माननीय मंत्री जी, मैं मान्यवर आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, हम चाइना से लगे हुए क्षेत्र में रहते हैं और हमारे वहां पलायन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है। क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा सर्किट डेवलप करेंगे कि वहीं के लोगों को रोजगार मिल सके और ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र और राष्ट्रीय मानचित्र पर ये जगहें आ सकें? माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में जो बात कही थी वो माननीय सदस्य ने कही है। जिन स्थानों का नाम उनने उल्लेखित किया है वो स्वाभाविक है कि वो महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराखंड को सरकार भी देवभूमि मानती है, लेकिन जो योजनाएं हमारे पास राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तावित होती हैं, हम उन्हीं में पैसा देते हैं। मैं एक नई जानकारी जरूर उनको दूंगा कि बद्रीनाथ जी के धाम के विकास में और केदारनाथ जी के धाम के विकास में राज्य सरकार ने भी अपनी एक योजना बनाई है और उसमें भारत सरकार अपना सक्रिय योगदान कर रही है। दूसरा, गंगोत्री और जमुनोत्री तीर्थ यात्रा अवसंरचना विकास, ये जरूर अभी 2019 में प्रस्तावित है। उस पर जैसे ही राज्य सरकार की तरफ से डीपीआर आएगा तो इस पर विचार हो सकता है। जहां तक सवाल जिन स्थानों को उन्होंने कहा है, तो 2 योग महोत्सव और टिहरी महोत्सव लगातार भारत सरकार इन दोनों महोत्सव में अपनी तरफ से सहयोग करती है। माननीय सदस्य हो गया। माननीय श्री डॉक्टर श्री तुलसी शोर पे पूछ लें। Thank you very much, Mr. Speaker. I'm not asking about Uttarakhand, but about the policies in relation to spiritual circuits. Because in fact, in the previous Lok Sabha, the Minister for Tourism had mentioned a significant grant from the Swadesh Darshan scheme for Kerala. And the issue was that they were going to cover 133 religious places. This would have included ranging from the great Ananda Padmanabha Swami Kshetram in my constituency of Thiruvananthapuram to churches. पर्यटन पर पूरे दिन चर्चा है। No, sir. So the question is, what is the government doing to fulfill these announced intentions in terms of identifying the specific designations under the spiritual circuit scheme? As you mentioned, Uttarakhand, the same logic applies to other places in the country. Have funds been allocated and been disbursed for this? There seem to have been significant delays when it comes to my state. I don't know the situation with regard to other states, but the question simply is, will you be even handed to all आसन को संबोधित करके ही बोला करें। सब मंत्री जी की तरफ, इधर कोई ऊपर प्रेस की तरफ। पूछा जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, मूलतः ये प्रश्न तो उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन को लेकर था, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने, वो वरिष्ठ सदस्य हैं, केरल के मामले में प्रश्न पूछा है। केरल में अनेक योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जिस योजना की वो बात कर रहे हैं उसमें भारत सरकार की तरफ से गलती नहीं है। जिस योजना में विलंब है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर राज्य सरकार का जो एक ट्रस्ट है उसके प्रतिबंध के कारण वहां पर काम शुरू नहीं हुआ। बाकी जितनी भी योजनाएं हैं वो लगातार चल रही है। केरल में काफी बड़ी संख्या में वहां पर स्वदेश दर्शन और प्रसाद की योजनाएं। हसनैन मसूदी जी, हो गया केरल का, अब जम्मू कश्मीर। कुछ अर्से पहले एक सूफी सर्किट का ऐलान किया गया था, तो क्या माननीय मंत्री अभी सदन को कहेंगे कि उस बारे में क्या प्रोग्रेस हुई? क्योंकि उसका ज्यादा लाभ होता था जम्मू कश्मीर को सूफी सर्किट का, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही। नहीं हमें मालूम हो रहा है कि किस दिशा में वो जा रहा है।
अध्यक्ष जी, मैं इस प्रश्न के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं और बल्कि मैं उनको आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि मैं खुद 2 बार जम्मू कश्मीर होकर आया। पहले सूफी सर्किट का पैसा वहां पर गया, लेकिन वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर परिस्थितियां क्या थी। लेकिन जिस तेजी के साथ पिछले 4-5 महीनों में या पिछले 1 वर्ष में काम हुआ है, उसकी जानकारी उनको भी होगी। सूफी सर्किट के काम में प्रसाद की योजना हो, चाहे स्वदेश दर्शन की योजना हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से वैसे भी जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को सूफी सर्किट के अलावा पर्वतीय सर्किट के रूप में प्राथमिकता है और उसका बहुत तेजी के साथ परिणाम सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 303 श्रीमती रक्षा निखिल खड़गे खड़से 303 क्वेश्चन नंबर। अध्यक्ष जी, एक उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिस है औरंगाबाद में, और उसके अंडर ही हमारे सभी उत्तर महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं, तो हमने वहाँ के सभी सांसदों ने मांग रखी थी एक महत्वपूर्ण कि एक अजंता अरोरा केव्स और उसके साथ ही पटना देवी, चांगदेव और चोपड़ा, ये महत्वपूर्ण जो स्थल है वहाँ के डीपीआर के लिए फंड्स अलॉट करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि कब तक वहाँ फंड्स अलॉट हो गए कि जिसके माध्यम से वहाँ का डीपीआर तैयार होके डेवलपमेंट वहाँ का शुरू हो सकता है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, शनिवार वाड़ा जिसमें लाइट एंड साउंड की व्यवस्था है, टिकटिंग मॉन्यूमेंट है और जो एएसआई का मॉन्यूमेंट है, लेकिन जिन बाकी स्थानों की बात माननीय सदस्य कर रही हैं वो एएसआई के मॉन्यूमेंट्स नहीं है। राज्य सरकार प्रस्ताव अगर देती है तो हम अपनी योजना में चाहे प्रसाद हो या स्वदेश दर्शन हो उसमें हम शामिल करते हैं। जहाँ तक सवाल उन्हें जिस कार्यालय की बात की है, अगर कोई उनका सुझाव होगा तो एएसआई के संगठन को हम अपनी तरफ से निर्देशित करेंगे कि उस पर वो सकारात्मक तरीके से विचार करें। जहाँ तक सवाल अजंता एलोरा का है, वो विश्व प्रसिद्ध स्थान है। सरकार के सारा का सारा फोकस एएसआई का भी और सरकार का पूरी तरह से उस पर होता है। माननीय सदस्य सर, आपने जो उत्तर दिया वो मतलब ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी हमने मांग रखी थी डीपीआर के लिए, अभी तक वहाँ के ऑफिसर ने इस पे ऊपर कोई भी कार्रवाई अभी तक की नहीं है। तो आपके माध्यम से वो कार्रवाई जल्द से जल्द अगर हो जाती है तो काफी अच्छा होगा। अध्यक्ष जी, उसको मैं तत्काल जानकारी लेकर माननीय सदस्य को पहुंचा दूंगा। बी मेहताब जी। The minister is aware about the heritage structure of Konark, the Black Pagoda as it is known throughout the world. Constructed in 13th century, needs preservation, conservation and also upgradation because of climatic impact. Some 100 years ago, sand was filled into the part of the structure because the main structure had collapsed. Repeated meetings have been conducted by ASI DG along with different other officers for conservation of that great temple. I want to know from the minister what specific steps are being taken for conservation of the Konark temple, which is actually getting depleted every day because of the sea wind. माननीय अध्यक्ष जी, मैं मेहताब जी काफी वरिष्ठ सदस्य हैं और जानकार भी हैं। मैं उनका इस प्रश्न के लिए धन्यवाद करता हूं। मूलतः इस प्रश्न से वो हटकर है, लेकिन चूंकि पिछले महीने ही 26 से लेकर 28 2 दिन के लिए वहां पर एक कोणार्क के मंदिर को लेकर एक बाकायदा गोष्ठी हुई थी, जिसमें एएसआई के अधिकारी थे, साइंटिस्ट थे, इतिहासकार थे, राज्य सरकार के जो कोणार्क मंदिर के सदस्यगण थे उनकी भी उपस्थिति थी। मैं भी उस कार्यक्रम में गया था और डायरेक्टर जनरल एएसआई उस कार्यक्रम में गई थी। उन्हें वहां के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। 2 बातें थी जिसमें उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि वहां पर रेत निकाली जाए या ना निकाली जाए। मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि आईआईटी कानपुर ने उस पर सर्वेक्षण किया है, एएसआई ने भी सर्वेक्षण किया है। विमर्श के बाद में बहुत सारे प्रस्ताव उसमें आए हैं।
आमतौर पर जो सहमति बनती दिखती है, पर मैं उस दिन का इंतजार करता हूं ताकि मैं सदन में रख पाऊं कि वो रिपोर्ट आएगी। लेकिन पिछली बैठक जब हुई थी तब भी इस बात पर आम सहमति थी कि रेत निकाली जानी चाहिए। रेत निकालने के तरीके पर मतभेद है और इसलिए IIT कानपुर की जानकारी, ASI प्लस राज्य सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सहमति के बाद जो रिपोर्ट आएगी मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखूंगा और उसके बाद जो कार्रवाई होगी सरकार करेगी। अभी पिछले महीने प्रताप राव पाटिल जी, प्रताप राव जी नहीं है, उनको बोलना कि जो लिखा के गए हैं कि इस सीजन में उनका नंबर सप्लीमेंट्री में नहीं आएगा। श्री विनायक राउत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महाराष्ट्र के पर्यटन क्षेत्र के जहां जहां विकास करने की आवश्यकता है उसके बारे में एक अच्छा प्रश्न श्रीमती रक्षा खड़से जी ने पूछा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से जानकारी लेना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल के सैकड़ों किले आज भी है और जैसे कि सिंधुदुर्ग में समुद्र के अंदर सिंधुदुर्ग किला है, शिवनेरी है, रायगढ़ है, ऐसे कई किले हैं कि वहाँ ऐसी आपके उत्तर में जो आपने सुविधा देने के लिए प्रस्तावित किए वो कोई भी सुविधा आज तक एक भी किले के ऊपर नहीं है। मैं खास करके विनती करना चाहता हूँ, क्या सिंधुदुर्ग जिले में समुद्र के अंदर जो सिंधुदुर्ग किला है, पोर्ट है, उसके मरम्मत के लिए यानी पानी के लहरों से उसकी नुकसान हो रही है और उसके तरफ गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसके लिए आप केंद्र सरकार के माध्यम से किले के संवर्धन के लिए क्या उपाय योजना कर रहे हैं और साथ साथ आने वाले पर्यटकों के लिए भी जो सुविधा देने की आवश्यकता है वो देने की व्यवस्था आप कैसे कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि रायगढ़ के किले को लाइट एंड साउंड के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति मिली है और जो सिंधुदुर्ग किले की आप बात कर रहे हैं, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के बारे में ASI ने फिर से कोशिश शुरू की है और जो आपकी भावना है मुझे लगता है कि हम उसमें जल्दी सफल होंगे। श्रीमती टी सुमति। Thank you very much, Speaker, sir. So I'd like to ask the Minister through you that recently the Ministry has proposed to bring important sites of worship, particularly 7,000 temples in Tamil Nadu, under the centrally protected areas like the monuments architecture. And our party president, Mr. M.K. Stalin, has strongly protested against it, saying that it would definitely affect the sentiments of the Tamil Nadu people because each state has its own cultural nuances attached with the temples, the locales of the temples. See, sir, archaeology, everything, context is important. But a temple is a living organism and it is not only a place of worship. So I would like the minister to understand the sentiments of the Tamil Nadu people and to just think over it and come out with the taking back of this announcement, sir. Thank you very much. अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि चीजें कैसे मन से गलत हो जाती है जिसका सबसे अच्छा सबूत है। मुझे लगता है कि इसी सदन में मैंने ये बात कही थी कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 7,000 मंदिरों को सूचीबद्ध किया। कहीं ASI का, भारत सरकार का उसको कब्जे में लेने का सवाल नहीं पैदा होता। जब तक राज्य सरकार किसी भी स्मारक को देने के लिए सहमत ना हो, कोई भारत सरकार या ASI इस पर कब्जा नहीं करती है। मुझे समझ नहीं आता कि इतने श्रेष्ठ नेताओं का जिनका वो नाम ले रही है, मैं लेना नहीं चाहता, सदन के वो सदस्य नहीं, लेकिन उसके बाद विरोध करने की बात कहां से आई, मैं आश्चर्यचकित हूं। और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी कभी ASI की सूची में किसी भी स्मारक का नाम जोड़ा जाता है तो वो राज्य सरकार की सहमति के बगैर नहीं होता। अगर तमिलनाडु की तारीफ करने में उनको आपत्ति है तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि 7,000 मंदिरों की सूची तमिलनाडु ने बनाई है, ये सच्चाई है। और उसके बाद पांडिचेरी में वहां के जो उपराज्यपाल है उनने बनाई है। और इसलिए मुझे लगता है कि तमिलनाडु के लोगों को ऐसे भ्रमों में नहीं आना चाहिए, बल्कि स्पष्ट है कि ASI की सूची अपनी जगह अलग है, लेकिन ये सच है इस देश में लगभग अगर आज भी हजारों वर्ष पुराने ऐसे मंदिर हैं
जिनको एएसआई अगर सूची में शामिल करे तो वो जो संख्या 3671 है वो 10,000 पार हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु पर इस पर आपत्ति होनी चाहिए, बल्कि इसका लिए तो बधाई देना चाहिए। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Sir, you talked about that Shaniwar Wada of Pune. Sir, is in a fair state of conservation. Sir, fair state of conservation is not good enough. And the Honorable Minister in his reply said that there's a light and sound show. Light and sound show does not mean conservation. So conservation, what we need help, which is even Mr. Raut talked about in the forts, that a lot of times the state is willing to spend some amount of money, but we do not get permission. Look what we have done in Hampi. Hampi is almost a World Heritage Site which is getting destroyed. So the same thing is happening in Pune and same thing. So can the Archaeological Survey of India step in and help the states more, because files go from the states to the Archaeological Survey of India, but they don't get cleared. So even if you have to build a small toilet, sir, it's a challenge. And light and sound show, sir, with the honorable permission of the ministry, is not conservation. It is only a small addition. It doesn't conserve the monument. If you could kindly throw some light on it. Thank you. जी, ये फर्क उनको भी, माननीय सदस्य को भी पता है, मुझे भी पता है कि लाइट एंड साउंड संरक्षण की परिधि में नहीं आता। लेकिन जो बात उन्होंने कही है कि राज्य सरकार अगर वहां पर कोई धन देना चाहती है, कोई भी माननीय सदस्य अगर किसी एएसआई के स्मारक पर धन खर्च करना चाहे तो उसको अनुमति है। यदि ऐसा कोई विषय है तो आप ध्यान में लाइए, मैं भी पूछकर आपको जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, एएसआई कभी अवरोध नहीं बनेगी। राज्य सरकार पैसा दे या सांसद पैसा दे, हम वहां लगाने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत सारे सांसदों ने एएसआई के मॉन्यूमेंट्स को खर्चा करने की अनुमति मुझसे मांगी है, क्योंकि वहां पर उनका बेचारों का, सांसदों का पैसा ही खर्च नहीं हो पाता है। तो बल्कि उनने मुझसे कहा है, तो मैंने कहा कि आप हमको डीपीआर भी दीजिए, हम एएसआई के अधिकारियों को सहमति देंगे। श्री कपिल पाटिल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे लोकसभा क्षेत्र में शाहपुर तहसील में एक किला है जहां पे शिवाजी महाराज के ऊपर गर्भ संस्कार हुए हैं। अभी वो जीर्णावस्था में है, उसको अच्छे अवस्था में लाना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ऐसे जो जहां पे शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति को गर्भ संस्कार मिले हैं, ऐसे किलों के पुनर्जीवन करने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से कुछ योजना चलाई जा रही है, ये आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, शिवाजी महाराज के जितने किले थे, पिछली महाराष्ट्र की सरकार ने उन सबको मिलाकर एक विधिवत प्रपोजल बनाया था। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि एएसआई का मॉन्यूमेंट है तो सीधे तौर पर हम उस पर कोई ना कोई, अगर कोई माननीय सदस्य कहे या बाकी कोई कहे तो हम उस पर काम करते हैं। लेकिन अगर वो हमारा मॉन्यूमेंट नहीं है और किसी योजना का हिस्सा है तो फिर वो हमारी किसी स्कीम में आना चाहिए, चाहे वो प्रसाद हो चाहे स्वदेश दर्शन हो। और राज्य सरकार अगर कोई ऐसे प्रस्ताव भेजती है तो भारत सरकार उस पर विचार करती है। और जो अभी पहले माननीय सदस्य ने कहा था, मैं उनकी जानकारी में आपके माध्यम से देना चाहता हूं। शनिवार वाला में कोई भी प्रपोजल एएसआई के पास स्टेट गवर्नमेंट का नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 304 डॉक्टर एक मिनट कन्नू जी। हाँ, आप Sir, in his reply, he had to Supriya Suleji, he had said that he will allow the state government to give funds to build in a protected monument. Exactly. I think nothing should be done without the permission of the ASI in a protected monument, and the minister should give us a clarification on that. We have to protect these monuments. We cannot allow new buildings to come up inside protected monuments. अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि तमिलनाडु में कुछ चीजों को लेकर बड़ा भ्रम है। मैं उनसे फिर आपके माध्यम से रिपीट करना चाहता हूं कि राज्य सरकार हो या कोई संसद सदस्य हो, अब मुझे बोलने देंगे तो ठीक रहेगा। एएसआई अपने नॉर्म्स के आधार पर काम करती है। हम राज्य की एजेंसियों को काम करने का स्मारकों में कई बार मौका नहीं देते। अगर साथ साथ काम करने की बात आती है तो कई बार हम सहमति देते भी हैं। और मुझे लगता है कि एएसआई के इन पैमानों का आधार ही इसलिए है कि उसकी मान्यता न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर है।
लेकिन अगर आपका कोई ऐसा मामला होता है आप ध्यान में लाइए, एएसआई कभी अड़ंगा नहीं बनती और न कभी अड़ंगा बनेगी, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 304 डॉक्टर रमापति त्रिपाठी जी। प्रश्न संख्या 304 प्रश्न सदन के पटल पर है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा सवाल है कि समग्र शिक्षा कार्यक्रम में क्या उद्देश्य हैं और सरकार उन उद्देश्यों की पूर्ति में कहां तक सफल हुई है? श्रीमान, जो समग्र शिक्षा है वो समग्र शिक्षा का जो उद्देश्य है वो अंतिम छोर तक के बच्चे को स्कूल तक लाना और उसके बाद उसका विकास करना, गुणवत्ता युक्त स्कूलों की शिक्षा सार्वभौमिक स्तर पर पहुंचाना, श्रीमान पुस्तकालयों के लिए दृढ़ता से काम करना, स्कूलों को अनुदान देना, 10% स्वच्छता का काम करना, माध्यमिक और वरिष्ठ विद्यालयों को वार्षिक अनुदान देना, कुल मिलाकर के सर्व शिक्षा अभियान के तहत श्रीमान यदि हम देखेंगे तो उस उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से जहां हम श्रीमान उनकी उच्चीकरण के लिए पैसा देते हैं, नए स्कूलों को खोलने के लिए देते हैं, उनके अतिरिक्त कक्षों के लिए देते हैं, शौचालयों के निर्माण के लिए देते हैं, इतना ही नहीं तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो सबके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम है उसके तहत बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं फ्री वर्दी देते हैं, यातायात की सुविधा देते हैं, फ्री पाठ्य पुस्तकें देते हैं। तो श्रीमान ये इस दिशा में हम काफी कुछ समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो देश के अंदर पीछे के समय में जो हमारा संपूर्ण बजट है, यदि श्रीमान देखेंगे तो जहां 2016-17 में 26,697 करोड़ था, इस समय वो बढ़ करके 38,750 करोड़ रुपए हो गया। इन्हीं सब गतिविधियों को संरक्षित करने के लिए और उन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को हम मदद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, विशेष करके अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग और उपेक्षित वर्ग की बालिकाओं के शिक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है और क्या करने वाली है? श्रीमान, मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इस समय हमारा जो GR है वो छात्रों की अपेक्षा छात्राओं का बहुत अच्छा है और बड़ा है। पहली बार ये इतिहास में हुआ श्रीमान। हम बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक और तकनीक की शिक्षा से लेकर के विभिन्न शिक्षाओं में। जो माननीय सदस्य ने जिस बात की चिंता की है कि ग्रामीण क्षेत्र में और विशेष करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े बालिकाओं की दृष्टि से क्या करे श्रीमान, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो अत्यंत पिछड़े क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हमारी अभी तक 4,881 बालिका विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं। और श्रीमान उन बीएड क्षेत्रों में जहां केवल बालिकाओं के लिए है, इस समय 6,18,138 बालिकाएं उसमें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। यदि वो ये माननीय सदस्य के मन में था कि SC ST, तो मैं उनको बताना चाहता हूं श्रीमान आपके माध्यम से कि 17 लाख जो 28% तो इसमें श्रीमान SC हैं और 25.17% ST है श्रीमान और 35.45 OBC हैं और इसमें श्रीमान 4.33 मुस्लिम भी हैं बालिकाएं, जबकि BPL में 6.79% इसमें बालिकाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला तो अभी मंत्री जी ने कहा कि एक ही प्रश्न। मंत्री जी ने कहा है कि बालिकाओं की जो नंबर्स हैं बालकों की अपेक्षा बढ़ गए हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है
कि बालकों को ज्यादातर अब प्राइवेट संस्थानों में भेजा जा रहा है क्योंकि वहां की शिक्षा को ज्यादा अच्छा समझा जाता है, और जिसकी वजह से बालिकाओं के नंबर जो है सरकारी संस्थानों में जा रहे हैं, जिनको उस तरह से अभिभावक उस लेवल पे नहीं समझते जो प्राइवेट स्कूलों को समझते हैं। तो माननीय मंत्री जी क्या ये बताने की कृपा करेंगे, क्या इस चीज पर भी वो जांच कराएंगे, और यदि ये पाया जाता है तो क्या इन स्कूलों को और बेहतर किया जाएगा? और इसमें कोई एक असेसमेंट प्रोग्राम, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट प्रोग्राम लागू करने की कोई एक नीति बनेगी जिससे हम लोग ये सुनिश्चित कर सके कि बच्चों की पढ़ाई प्राइवेट संस्थानों की अपेक्षा में बराबरी पे चल रही है? नहीं, श्रीमान, जो मैंने अभी आंकड़ा दिया है वो बालक और बालिकाओं का समग्र तरीके से दिया है। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जो प्राइवेट में छात्र जाते हैं और सरकारी स्कूल में ही बालिका रहती है, ऐसा नहीं श्रीमान। हमने सबके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 25% प्राइवेट स्कूलों में भी इनके लिए स्थान है, और पीछे के समय में हम 1100 करोड़ रुपए प्रतिपूर्ति के रूप में उन प्राइवेट स्कूलों में जो 25% उसके लिए अनिवार्य है उसको अपने यहाँ प्रवेश देना, उनको कर रहे हैं। जहां तक गुणवत्ता सुधार का है, एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, हमने नीति बनाई है कि हम उसके लगातार गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। उसके लिए एक बाकायदा जो नई शिक्षा नीति में हम मसौदा लाई है उसमें भी लाए हैं, और अभी भी हम लगातार उसकी समीक्षा करते हैं। श्री मोहन देलकर जी। मैं सर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये समग्र शिक्षा अभियान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत सर सारे अध्यापकों को जो नियुक्त किया जाता है, उनकी नियुक्ति होती है, वह सारी की सारी सर भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार होती है, और जब उनको नियमित करने की बात आती है तो सर वहां का प्रशासन या सरकार उनको नियमित नहीं करते हैं और बताते हैं कि ये तो एक योजना है। दूसरी तरफ सर ये 5-6 साल 10 साल तक ये अध्यापक काम करते हैं और उसके बाद उनको नियमित नहीं किया जाता है, और ये सारी नियुक्ति सर भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार होती है, तो सर उनके साथ तो अन्याय होता है। तो मैं सर सरकार से और खास करके मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि ऐसे सारे अध्यापक जिनकी नियुक्ति सर समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिशा निर्देश अनुसार हुई है, सारे कानून के तौर पे हुई है, उन सारे अध्यापकों को नियमित करने के बारे में भारत सरकार ने और माननीय मंत्री जी ने कुछ सोचा है क्या? ये मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। श्रीमान, समग्र शिक्षा अभियान के तहत जब हम राज्यों को देते हैं तो ये राज्य और केंद्र का मिलकर के होता है। 60-40% पर करते हैं श्रीमान हम ये, क्योंकि राज्यों का विषय है शिक्षा, तो ये उनको मालूम है कि 60% यदि केंद्र करते हैं तो 40% उनको करनी है। लेकिन श्रीमान ऐसा जो भी नियुक्ति होती है वो केवल उतने तक की होती है, तो राज्य सरकार उसको विधिवत, ये भारत सरकार का ये कहना नहीं है कि आप विधिवत उसको नियुक्त मत करिए, वो विधिवत नियुक्त, और बहुत सारे राज्यों ने विधिवत नियुक्तियां की है। श्री कौशलेंद्र कुमार जी। कौशलेंद्र जी। ये सीधे केंद्र सरकार के माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय जिस तरीके से राज्य सरकार से सूची के आधार पर उन्होंने कहा है, तो प्रत्येक जिले में कई ऐसे जिले हैं जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं खुले हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र नालंदा में 2 केंद्रीय विद्यालय हैं और एक केंद्रीय विद्यालय और खुलवाना चाहते हैं जहां पर आर्मी का लगभग 250 परिवार वहां पर रहते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि वहां केंद्रीय विद्यालय, वहां पर जमीन भी उपयुक्त है। और मेरे संसदीय क्षेत्र के राजगीर में आर्मी के जो सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर करीब 250-300 परिवार है जो केंद्रीय विद्यालय से वंचित रह जाते हैं। मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप केंद्रीय विद्यालय राजगीर में खोलना चाहते हैं? श्रीमान, ये सही है कि केंद्रीय विद्यालयों के प्रति आकर्षकता भी है और केंद्रीय विद्यालयों का जो स्तर बहुत अच्छा हुआ है उसके प्रति पूरे देश के अंदर सभी स्थानों से उसकी एक डिमांड होती है, मांग होती है। लेकिन श्रीमान, केंद्रीय विद्यालय को खोलने का एक प्रक्रिया है जहां 500 से अधिक केंद्रीय कर्मचारी होते हैं
और उसके बाद जब आवेदन होता है तो चुनौती पद्धति के तहत श्रीमान उसको देखा जाता है और आपका प्रस्ताव आया होगा, उस पर क्या कार्रवाई हो रही होगी, उस जो उसके मानक है मानकों के आधार पर जो भी आता है उसको हम खोलने की कोशिश करते हैं। अपरिजाता सारिंग शोर पे पूछ ले। अपरिजाती The Right to Education Act, huge number of schools have come up within 1 kilometer radius, primary schools within 3 kilometer radius, upper primary schools and 5 kilometer radius, high schools. Sir, although these schools have come up in large numbers everywhere in Orissa and in my constituency, in fact, not much has been done as far as infrastructure development is concerned, as far as teachers availability is concerned. So, sir, through you, I would like to ask Honorable Minister as to what has been done with regard to infrastructure development and the teachers availability as far as the new schools are concerned, and has there been an impact assessment of the Right to Education Act? Thank you, sir. श्रीमती, ये जो समग्र शिक्षा के तहत और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जब से ये शुरू किया है श्रीमान, तो अभी तक जहाँ तक अवस्थापनाओं का विषय है, प्राथमिक जो स्कूल के भवन 3,12,000 स्कूलों के भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष 18,98,000 दिया है। पेयजल की सुविधाओं के लिए 2,46,000 स्कूलों को दिया श्रीमान, जबकि शौचालय के लिए 10,90,000 को दिया है। और जो नए स्कूल हैं वो 3,64,64 लाख को दिया है। ये तो स्कूलों का है। माध्यमिक में भी श्रीमान यदि देखेंगे तो नए भवनों को 12,837 नए भवनों को किया है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष 55,533 दिया है, जबकि माध्यमिक में 72,155 शौचालय दिए हैं और पेयजल के लिए 12,263। तो अवस्थापनाओं के लिए लगातार भारत सरकार धनराशि देती है। क्वेश्चन नंबर 305, राहुल गांधी जी। Question number 305. The answer is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। Speaker sir, the Indian economy is going through a very difficult period. Our banking system is practically not working anymore. Banks are failing. And I suspect more banks are going to fail as a result of the current global situation. The central cause of this failure of banks, the central cause of unemployment, one of the central causes, is the hollowing out, is the stealing of money from our banks by large numbers of people. I had asked a question, very simple question: who are the top 50 willful defaulters? मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 willful defaulters हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ, सेट तो करने दीजिए। सेट मत तो आप तो सेट तो करने दीजिए। आप प्रश्न पूछो। नो, आप वकील मत बनो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़ कर वापस लाऊंगा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी के सरकार से उनके नाम पूछे, 50 नाम पूछे और वो जवाब नहीं मिला। तो मेरा पहला सवाल यह है कि उनके 50 नाम क्या हैं? माननीय मंत्री जी। वाइस फाइनेंस मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष वाइस फाइनेंस मिनिस्टर सांसद का उत्तर देना चाहूंगा। ये जानने की आवश्यकता है कि भारतीय जिस तरह से खराब दृष्टि से सवाल पूछा गया, मुझे लगता है इसका उत्तर अधीर रंजन जी। आप उत्तर सुनिए।
अधिरंजन जी, यहाँ पर सदन में अधिकतम जवाब राज्य मंत्री देते हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है सर कि आखिर हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अगर इतनी भूमिका बांधकर इस बात को कहा गया है तो सर मुझे लगता है क्योंकि इनको पता है कि कमियां कहां पर है, इसलिए उत्तर नहीं सुनना चाहते। अगर सवाल पूछा है तो जरा उत्तर भी सुनिए। 2010 से 14 तक जो ग्रॉस एडवांस दिए गए थे उनमें से कितने फ्रॉड होते थे, कितने डिफॉल्ट होते थे, वो ग्रॉस एडवांस के 0.64% है सर, 0.64%, जो कम होकर 18-20 में 0.18% रह गए और 19-20 में कम होकर 0.08% रह गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनके समय 18% एवरेज ग्रोथ रेट थी जो एडवांस दिए जाते थे, क्रेडिट दिया जाता था और फ्रॉड साथ में होते थे। लेकिन हमारी सरकार ने आकर एसेट क्वालिटी रिव्यू भी करवाया, एक्चुअल एनपीए देश को बताए भी, रिकैपिटलाइजेशन बैंकों की भी की और बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर भी आए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय आए। दूसरी बात, ये जो 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की बात, सर इसमें छिपाने की बात ही कुछ नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने माननीय सांसद, अगर सांसद जी ने स्वयं अपना प्रश्न लिखा होगा तो जरूर उनको जानकारी मैं ये भी कहना चाहता हूं इसमें दी गई है कि जितने बैंकों में उनका पैसा फ्रॉड का था, डिफॉल्ट का था, 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का, वो भी दिया गया है और सीआईसी की वेबसाइट पर सारे विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम दिया जाता है। 25 लाख से ज्यादा कोई भी होगा उसकी जानकारी वहां पर दी जाती है सर। ये सर इसमें छिपाने वाली बात ही कोई नहीं है सर। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने किए गए पापों को दूसरे सिर पर मढ़ना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। विलफुल डिफॉल्टर जो हैं 25 लाख से ज्यादा वालों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, 25 लाख से ज्यादा की, और जो डिफॉल्टर 1 करोड़ से ज्यादा उनकी भी जानकारी होती है। और अगर आप नाम पढ़कर देना चाहते हैं तो सारे के सारे नाम पढ़कर आपके सामने मैं देने के लिए तैयार भी हूं, सभा पटल पर रखने के लिए तैयार भी हूं सर। इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। ये इनकी सरकार के समय पैसा देकर लोग जो विदेश भाग गए थे, आईबीसी कानून किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 4,80,000 करोड़ रुपया बैंकों की रिकवरी हुई एनसीएलटी के आईबीसी प्रोसेस से पहले और बाद में, तो मोदी जी की सरकार के समय हुआ सर। पैसा इन्होंने बांटा, वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और दूसरा, ये जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक वेंडर बिल है हमारी सरकार लाई। जो भगौड़े इनके समय पैसा लेकर भाग गए थे उनका प्रॉपर्टी जब्त की तो हमारी सरकार ने की है। और मुझे कुछ लोग सदन में आवाज मारकर कह रहे हैं कि जरा पोर्ट्रेट और पेंटिंग की बात करो। मैं राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता कि पेंटिंग किसने बेची, किसको बेची। मैं वो भी कह सकता था किसके खाते में पैसा कहां पर गया। हम लोग इसको राजनीति नहीं कर रहे सर, लेकिन एक वरिष्ठ सदस्य के द्वारा पूरे भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये दिखाता है कि उनकी नासमझी कितनी है। जब देश के लोगों को बैंकिंग व्यवस्था पर पूरा विश्वास व्यक्त करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हर बैंक सुरक्षित है और यस बैंक का हर डिपॉजिटर सुरक्षित है। और हमारी सरकार ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए कदम भी उठाए और 3 दिन के अंदर उठाए तो हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने उठाए। ये इनकी सरकार नहीं कर पाई। फोटोग्राफ उनके साथ इनके पूर्व मंत्री की नजर आई, इनके लोगों की पेंटिंग भी की, लेकिन हम लोग वहां पर नहीं गए। प्रश्नकाल समाप्त। जवाब देने की दृष्टि से खड़ा हूं। इस चर्चा पर माननीय 30 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। उनमें के सुरेश जी,
गणेश सिंह जी, टी सुमथी जी, प्रतिमा मंडल जी, ए सामंता जी, कन्नूमरू आर के राजू साहब, डीसी गोस्वामी जी, गिरीश चंद्र जी, अमोल राम सिंह कोले जी, जसकोर मीणा जी, डॉक्टर एस.टी. हसन जी, हसनैन मसूदी जी, डॉक्टर प्रीतम मुंडे, श्री संतोष सिंह चौधरी जी, ई.टी. मोहम्मद बशीर जी, इम्तियाज अली, जलील सैयद जी, विनोद सोनकर जी, हनुमान बेनीवाल जी, एन.के. प्रेमचंद्रन जी, नमा नागेश्वर राव जी, प्रवीण निषाद जी, श्रुमावल थोल, भगवंत मान जी, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, रवि कुमार डी, मलुक नागर जी, डॉक्टर भारती पवार, डॉक्टर जया कुमार, डीएनवी सेंथिल कुमार, रमेश बिदुड़ी जी, सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत सारे सदस्यों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, सरकार की योजनाओं की प्रशंसा की है, सरकार के कामों की प्रशंसा की है। कुछ माननीय सदस्यों ने बजट में कुछ खामियां बताई है, कहा है कि बजट और बढ़ना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने तो ये भी कहा है कि अलग अलग मद में कुछ बजटों में कमी ज्यादा हुई है। इसके साथ ही साथ अनेक सुझाव के साथ साथ चर्चा बहुत अच्छी हुई है। मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जब बने थे उनका पहला भाषण और उसका पहला वाक्य कोट करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले भाषण में अपने पहले वाक्य में कहा था, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देश में मैंने और मेरे साथी राज्य मंत्री गणों ने इस कथन को सार्थक रूप देने की कोशिश की है। हमने इस विभाग को जीवंत बनाया है, सक्रिय बनाया है, देश और दुनिया में पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि देश और दुनिया में इस विभाग की पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है, तो मैं ये उदाहरण देना चाहता हूं कि हमने इन 5 सालों में एक नहीं अनेक ऐतिहासिक काम किए हैं, कार्य योजना बनाकर उस पर अमल करने का काम किया है और उसके कारण हमको 10 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफलता प्राप्त हुई। सभापति महोदय, इन 5 सालों में जो कुछ प्रमुख काम किए मैं पहले उनका उल्लेख करना चाहूंगा। हमने 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। ये ऐतिहासिक निर्णय है। इस प्रकार के निर्णय की लंबे समय से मांग की जा रही थी, परंतु उस समय की सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी साहब के मार्गदर्शन में हमने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया, इसकी सारे देश में प्रशंसा हुई। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए उनके विकास कार्यों को इम्प्लीमेंट करने की दृष्टि से उच्च स्तरीय बोर्ड का गठन किया है। ये मांग भी लंबे समय से चली आ रही थी। घुमंतु जाति की कोई पहचान ठीक से नहीं थी, कौन घुमंतु जाति में है कौन नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए एक आयोग भी गठित हुआ था और वो आयोग अभी भी काम कर रहा है। वो आयोग घुमंतु जातियों की और पिछड़ी हुई जातियों की पहचान के साथ साथ इनके विकास की दृष्टि से काम करने के लिए तत्पर है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण को बरकरार रखा है। किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं हुई। माननीय न्यायालय से समय समय पर कुछ निर्णय भी आए, पर उन निर्णयों को हमने विचार विमर्श के बाद आरक्षण को बहाल रखने संबंधी निर्णय लेकर के ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को लंबे समय से मांग की जा रही थी कि उनको भी आरक्षण सुविधा दी जाए, परंतु तत्कालीन सरकारों ने उस विषय में कोई कारगर कदम नहीं उठाया था। हमने आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देकर के ऐतिहासिक काम किया है। ट्रांसजेंडर विधेयक पारित किया, अधिनियम बनाया है। ट्रांसजेंडरों की मांग भी 25-30 साल पहले से की जाती रही। उनकी सुख सुविधा और उनको संरक्षण देने के लिए और उनको मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से इस एक्ट की महती आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने ये एक्ट बनाने का काम किया है। वरिष्ठ नागरिकों के कानून को और अधिक मजबूत बनाने का काम रिप्लाई की बात होती है। अधीर रंजन जी, अभी आपका नाम पुकारा गया था, आप उपस्थित नहीं थे, नहीं तो आपको पूरा अवसर मिलता। अब उत्तर के पश्चात कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिए ना। तो माननीय मंत्री जी, वरिष्ठ नागरिकों को जो कानून बना हुआ उनके संरक्षण के लिए, लालन पालन के लिए, भरण पोषण के लिए, उसको और सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। और अब वरिष्ठ नागरिकों की उनके खुद के घरों में ही देखभाल करने का उसमें विशेष प्रावधान कर रहे हैं। हर थाने में अलग से एक विंग होगी, इस प्रकार का भी हमने विधेयक प्रस्तुत किया है जो स्टैंडिंग कमेटी के पास विचाराधीन है। लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया था। ये हाथ से मेला ढोने वाले और सीवेज टैंक साफ करने के कारण बहुत सारी मौतें होती है, तो उसका यंत्रीकरण करने की दृष्टि से यंत्रों के माध्यम से ही सफाई की जाए, स्वयं अंदर ना उतरे, हाथ से काम न करे, इस प्रकार की व्यवस्था भी की है। एक और बहुत बड़ा निर्णय हमने लिया है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। जिस प्रकार से दिव्यांगजनों के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए हम उनको उपकरण उपलब्ध कराते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण करने की दिशा में कारगर कदम उठाते हैं, उसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों की उम्र के बाद 60 साल के बाद उनमें निश्चित रूप से शिथिलता आती है। शारीरिक शिथिलता आने के कारण वो कमजोरी महसूस करते हैं, सुनने में थोड़ी कमी महसूस होती है, बोलने में तकलीफ होती है, चलने फिरने में। ये तो एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ किया है और उस वयोश्री योजना में उनको हम वरिष्ठ नागरिकों को जो सामग्री दिव्यांगजनों को उपकरण के रूप में उपलब्ध कराते हैं, वैसी की वैसी सामग्री वरिष्ठ नागरिकों को भी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। अभी तक हमने 126 जिलों में 132 शिविर आयोजित करके 1,24,242 वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करने का काम किया है और ये 51 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इस पर खर्च की है। वरिष्ठ नागरिक प्रसन्न है। वरिष्ठ नागरिक ये महसूस करता है कि हमको भी अन्य समाज के स्वस्थ लोगों की बराबरी पर लाने का प्रयास एक सराहनीय प्रयास है। 2018 के दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में व्यापक बदलाव करते हुए हमने निर्णय लिया कि 500 से अधिक की अनुसूचित जाति आबादी वाले बाहुल्य गांव हैं, उन सब में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए कार्य योजना बना करके उस पर इम्प्लीमेंट कराना और इन वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से आगे कारगर कदम उठाया है। इस योजना के अंतर्गत 13-14 तक 1000 ग्रामों का चयन किया गया था और 14-15 में 2500 ग्राम चयनित किए गए। 18 से अब तक 9,546 गांवों का चयन करके ऐतिहासिक काम किया है। इसके साथ ही साथ 24-25 तक देश के समस्त अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है, उनको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत
आर्थिक सहयोग देकर के आदर्श गांव बनाने का प्रयास करेंगे। नशीली दवाओं को सप्लाई से रोकना, लोग नशा नहीं करें, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके नशा मुक्ति अभियान भी चलाने का काम किया है। और एक और ऐतिहासिक उपलब्धि मैं बताना चाहूंगा, जो अनुसूचित जाति कल्याण योजना है, इसमें हमने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। बजट में एकदम वृद्धि करने का काम किया है। 13-14 तक इसका बजट प्रावधान था 35,800 का, और आज की तारीख में बजट प्रावधान है 83,256.62 करोड़ का। इतना एकदम अंतर लाना हर किसी सरकार के बस की बात नहीं थी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, और इसके माध्यम से हम अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाएं संचालित करने का काम करते हैं। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बजट की चर्चा करते हुए कहा था कि बजट में कमी है, बजट और बढ़ना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि 2013-14 में जो बजट एस्टीमेट था वो 6,725.23 करोड़ रुपए था, और उसको भी रिवाइज एस्टीमेट जब बना था बजट का, उसने 5,723.35 करोड़ रुपए रख दिया था। लगभग 10,000 करोड़ की कटौती कर दी थी। आज की तारीख में वो बजट 10,103.57 करोड़ रुपए है। ये ऐतिहासिक बढ़ोतरी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सामाजिक समता, समरसता और इन शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से किया गया है। बजट अनुमानित संशोधन अनुमान 2019-20 की तुलना में भी बजट में 1218.57 करोड़ रुपए अर्थात 13.71 करोड़ की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही साथ मैं और उल्लेख करना चाहता हूं, कुछ पिछले समय की याद दिलाना चाहता हूं। 2009-10 से 2013-14 तक जब यूपीए की सरकार थी, दौरान संशोधित अनुमान उस समय था 22,997.96 करोड़ रुपए तथा व्यय 22,259.40 करोड़ रुपए था। आज की तारीख में ये 2014-15 से 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान 34,862.14 करोड़ रुपए था तथा व्यय 34,388.54 करोड़ रुपए हुआ। 2009-14 के तुलना में 14-19 तक वृद्धि प्रतिशत संशोधित अनुमान 51.59 तथा व्यय 54.59 है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि इस बात को सिद्ध करती है कि हमने बजट में भी निरंतर वृद्धि करने का काम किया है। मेरे पास वर्षवार आंकड़े भी है, पर मैं वो वर्षवार आंकड़े देने के चक्कर में सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। मुझे वैसे भी अध्यक्ष महोदय ने आधे पौन घंटे का ही समय दिया है और 4 घंटे इस पर पहले चर्चा चली। अगर मैं 1.5 घंटे जवाब दूं तो भी मेरी सब योजनाएं मैं बताने में सफल नहीं हो पाऊंगा, इसलिए शॉर्ट में बोल करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। इसी प्रकार से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बजट में भी हमने बढ़ोतरी की है। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का बजट 9-10 से लेकर के 13-14 तक संशोधित अनुमान 1662.26 करोड़ था और उसमें से जारी की गई थी राशि वो है 1368.94 करोड़, 82% खर्च हुआ था। और अभी 14-15 से लेकर के 19-20 तक ये धनराशि 1100 करोड़
हुई। और आज की तारीख में अगर ये देखा जाए तो 5,043.86 करोड़ और उसमें से 4,300.21% जारी किया गया। और ये जो 2009-14 की तुलना में 14-20 में व्यय में 2,931.27 करोड़ रुपए यानी 214.13 करोड़ की वृद्धि हुई है। अब 200 करोड़ की वृद्धि ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। महोदय जी, केरला का समय अलग से चल रहा है। दिव्यांगता का बैठ जाइए। दिव्यांगता का इस साल का बजट 1325.39 करोड़ है, जो ऐतिहासिक वृद्धि दर्शाता है। इसके साथ ही साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बहुत सारी ऐतिहासिक उपलब्धियां योजना बनाकर के हासिल की है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनाने का काम किया हमने। 2016 में नया अधिनियम बनाया। उस नए अधिनियम में पहले वाले अधिनियम में 7 श्रेणियां होती थी, इस बार हमने 21 श्रेणियां कर दी। एक साथ 14 श्रेणियां बढ़ाने का काम किया है, ये भी ऐतिहासिक उपलब्धि है। आरक्षण पहले 3% था भारत सरकार की और राज्य सरकार की सेवाओं में, अब उसको बढ़ाकर के 4% किया है। शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए दिव्यांगजनों का शैक्षणिक सशक्तिकरण भी होना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले 3% आरक्षण का प्रावधान था, अब हमने 5% आरक्षण का प्रावधान किया है। पहले वाली सरकार भी ये कर सकती थी, किसी ने रोका नहीं था, पर इच्छा नहीं थी, मनस्थिति नहीं थी। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए 2014-15 के पहले अर्थात नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के पहले किसी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती थी। हमने 14-15 से शुरू की, 15-16 से शुरू की और 16-17 से शुरू करके आज हम दिव्यांगजनों को 6 प्रकार की आर्थिक सुविधाएं शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए देते हैं। इसी प्रकार से एडीपी योजना में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार उनको उपकरण उपलब्ध कराते हैं। अभी तक हमने 8,852 शिविर आयोजित किए और 15 लाख से अधिक 15.22 लाख लाभार्थियों को 942.27 करोड़ रुपए की सामग्री उपलब्ध करा दी। और इसमें भी जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है बच्चे, उनको सुनने के लिए और बोलने के लिए उपचार करने की दृष्टि से कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा देते हैं। प्रत्येक बच्चे को जो 5-6 साल से कम उम्र का है, डॉक्टर की सलाह पर उसका परीक्षण करने के बाद कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा देना होती है। तो प्रत्येक बच्चे के लिए 6 लाख रुपए अनुदान देते हैं और उनको कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अभी तक 2555 बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध कराई। आप देखिए, 6 लाख रुपए एक बच्चे को अनुदान और 2555 बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध कराई। और मैं खुशी के साथ कहता हूं कि आज उनमें से 2000 से अधिक बच्चे सुनने भी लगे हैं और धारा प्रवाह बोलने भी लगे हैं और उसका हमने सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन भी कराया। प्रधानमंत्री की से हैं जिन्होंने लाभ उठाया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने क्षेत्र की तरफ। पहले कराया था, एक बार और करा देंगे। सार्वजनिक कार्यक्रमों में हजारों की उपस्थिति में जिन बच्चों को हमने ये सुविधा दी, उन बच्चों को बुलाया। प्रधानमंत्री जी ने उनसे अपने मन की बात करी, उन्होंने भी अपने मन की बात करी। किसी ने गीता का पाठ सुनाया, किसी ने रामायण का उदाहरण सुनाया। भाव विभोर होते थे उनके माँ बाप, आंखों में खुशी के आंसू होते थे। प्रधानमंत्री को कहते थे, प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये मानते थे
कि इन बच्चों का तो बुढ़ापा बिगड़ेगा भी और हमारा बुढ़ापा भी बिगड़ेगा। कौन देखेगा इनको, क्या करेंगे? ये सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। अब इनका भी भविष्य सुधर गया, हमारा भविष्य भी सुधर गया, इस प्रकार की बातें वो करते हैं। इसके साथ ही साथ जो खड़ा ही नहीं हो सकता, चलना तो दूर की बात, ऐसे लोगों को हमने 37,000 रुपए की एक मोटराइज ट्राईसाइकिल जो मोटर से चलती है, 25,000 सब्सिडी देते हैं। 37,000 में बनती, 25,000 सब्सिडी देते हैं। 12,000 या तो किसी दानदाता से व्यवस्था हो जाए, या सांसद निधि से हो जाए, या CSR फंड में हो जाए। ये सुविधा भी हमने उपलब्ध कराने का काम किया है और अभी तक 15,588 मोटराइज ट्राईसाइकिल ये लोगों को उपलब्ध कराई है और ये 1,000 आपके क्षेत्र में, बहुत सारे यहाँ मिलेंगे, बहुत सारों के क्षेत्र में दी है। इसी प्रकार से, और ये उपकरण हम कानपुर में बनाते हैं और कानपुर की जो एलिम्को भारतीय कृत्रिमांग निर्माण निगम, उसकी हालत ठीक नहीं थी। जब मुझे दायित्व मिला इस मंत्रालय का, मैं वहां गया और पता लगाया तो वो जर्जर हालत में था, उसकी हालत ठीक नहीं थी। ऐसा था कि बंद करने की स्थिति आ जाएगी, परंतु हमने इन 5 सालों में उसका विस्तारीकरण किया, उसका मॉडिफिकेशन किया और आधुनिक मशीनें लगाई और भारत सरकार की ओर से 200 करोड़ से अधिक की धनराशि उनको इस काम के लिए दी। आज मैं कह सकता हूं कि वही कारखाना जो घाटे की स्थिति में था, आज 75 करोड़ रुपए से अधिक का नेट प्रॉफिट दे रहा है। और जर्मन की एक ऑटोबॉक नाम की संस्था है, उससे हमने MOU किया है। उनकी टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी वो ले रहे हैं और हम आधुनिक हाथ बना रहे हैं, आधुनिक पांव बना रहे हैं। और वो आधुनिक हाथ और पैर ऐसे हैं, सभापति महोदय, हाथ जो लगा रहे हैं वो लिखने पढ़ने का भी काम करने लगे हैं। हाथ से पानी का गिलास या चाय का कप उठा करके चाय पीने और पानी पीने का भी काम करने लगे हैं। पांव आधुनिक लगा रहे हैं, जो 3-3, 4-4 लाख में मिलते थे पहले, वो हम एलिम्को में बना करके दे रहे हैं। और एलिम्को ने वो हाथ पांव बना करके बड़ी संख्या में लोगों को दे भी दिया और इसी बात के लिए एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। 8 घंटे में 260 लोगों को आधुनिक पांव लगाकर भी हमने देने का काम किया है। ये आधुनिक पांव से दौड़ने का काम भी होता है, लॉन्ग जंप भी कर सकता है, हाई जंप भी कर सकता है। कुल मिलाकर ये है कि जो चल नहीं सकता था, खड़ा ही नहीं हो सकता था, उनको चलना का अवसर देने का काम हमारे विभाग की ओर से हमने किया है। इसी प्रकार से इंग्लैंड की एक मोटिवेशनल नाम की संस्था है, उससे आधुनिक और उच्चतम श्रेणी की कम वजन वाली व्हील चेयर बनाने का भी हमने MOU किया है। वो व्हील चेयर बना करके भी देने का काम कर रहे हैं। सारे देश में सुगम्य भारत अभियान भी प्रारंभ किया है। 3 दिसंबर 2015 से ये सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री जी की दिव्यांगों के सशक्तिकरण के प्रति विशेष रुचि है। ये दिव्यांगजन नाम भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये विकलांग शब्द ठीक नहीं लगता और इसमें से कई अपमानजनक भावना भी प्रदर्शित होती है, इसका नाम कोई अच्छा रखा जाए। उन्होंने ही ये दिव्यांग नाम सुझाया और हमने राज्यों से राय मांगी। अधिकांश राज्यों ने राय दी और ये दिव्यांग नाम आज पॉपुलर हो गया। देश और दुनिया में भी दिव्यांग नाम से जानने लगे। मैं 2-3 कार्यक्रमों में विदेश भी गया जो दिव्यांगों से संबंधित था। हमने जब ये बोला कि दिव्यांग और उनको अर्थ बताया तो वो भी प्रसन्न हुए। सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से 1101 राज्य सरकार के भवनों को 390.47 करोड़ रुपए जारी किए गए और उसके माध्यम से कई रैंप बना रहे हैं, कई लिफ्ट लगा रहे हैं, कई रेलिंग लगा रहे हैं, कई शौचालय बना रहे हैं। बहुमंजिले भवन जो बहुउपयोगी है, वहां सब सुगम्यता का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
998 केंद्र सरकारी भवनों में रेट्रोफिटिंग लगाने का काम किया है। 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा 55 घरेलू हवाई अड्डों में भी सुगम्यता का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास है कि हवाई जहाज में चढ़ते टाइम भी जिस प्रकार से इंडिगो में स्लोप वाला चढ़ाव है, उसी प्रकार की सिस्टम सभी एयरक्राफ्ट में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जब कोई दिव्यांग व्हील चेयर पर जाता है और उसको 4 लोग उठा करके फ्लाइट में ले जाते हैं, कितना बुरा लगता है देखने वाले को भी और बेचने वाले को भी। इसलिए हमने एयरक्राफ्ट वालों से भी, सिविल एविएशन मंत्रालय से भी निवेदन किया है कि हवाई जहाज को भी इस प्रकार से बनाने की कोशिश करें। रेलवे स्टेशन में भी सभी 907 रेलवे स्टेशन जो बड़े हैं उसको सुगम्य करने का प्रयास किया है। एस्केलेटर लगाना, लिफ्ट लगाना, रैंप बनाना, संकेतक लगाना, रेलिंग लगाना, इस प्रकार के सब काम करने की कोशिश की है। फिर 368 राज्य सरकारों की वेबसाइट को भी सुगम्य करने का काम किया है और 95 केंद्र सरकार की वेबसाइट भी सुगम्य करने की सफलता हासिल की है। सरकारी तथा प्राइवेट चैनलों के टीवी प्रोग्राम सुगम्य बनाने हेतु 30 सितंबर 2019 को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही साथ साइन लैंग्वेज के लिए एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की है और आप देख रहे होंगे दूरदर्शन पर और कुछ अन्य समाचार चैनलों पर साइन लैंग्वेज में भी संकेत भाषा में वो इशारा न्यूज देते हैं और उसको देख करके जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, वो समाचार को समझने लगे हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी, जैसा मैंने बताया कि हमने प्रारंभ की है और पिछले 5 वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में 88,692 दिव्यांग छात्रों को 267.67 करोड़ रुपए की छात्रवृत्तियां प्रदान की है। दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना DDRS योजना, इस योजना के माध्यम से हम NGO के माध्यम से आर्थिक सहयोग देकर के दिव्यांगों के सशक्तिकरण की कार्य योजनाएं संचालित करवाने का काम करते हैं। पिछले 3 वर्षों में जो आवंटित की है राशि, उसके आंकड़े भी मेरे पास है, पर वो सब आंकड़े देकर के ज्यादा समय लेना चाहता हूं। दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की कार्य योजना भी हमने बनाई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हम दिव्यांगों को आर्थिक सशक्त करना और शारीरिक दृष्टि से भी सशक्त करने का काम कर रहे हैं। अभी तक हमने नई कार्य योजना 21 मार्च 2015 से आरंभ की थी। 2014-15 से अब तक 1,87,000 दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण हेतु 194.25 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए। 1,87,000 दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण दिया है और कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ दिव्यांग वित्त विकास निगम से हम उनको 4% और 5% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं और अगर महिला है तो 3 और 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय संस्थान और समेकित क्षेत्रीय केंद्र CRC, जब मेरे पास यह मंत्रालय आया उस समय तक केवल 8 CRC थे। हमने अभी 20 CRC मंजूर कर दिए और 21वां और मेघालय में करने वाले हैं, नहीं झारखंड में करने वाले हैं। उसका शुरुआत अभी तय हो गई थी तारीख, परंतु वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रख करके उसको वापस कैंसिल किया है। 12 एक साथ CRC नए खोलना इन 4 सालों में, और इसके पहले कितने साल थे, केवल 8 CRC थे। 8 CRC और 20 CRC हमने बनाने का काम किया है। 2014 से केवल 7 संस्थान राष्ट्रीय स्तर के थे हमारे यहाँ, 2 नए और शुरू किए हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के अब 9 राष्ट्रीय संस्थान हो जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं। 2014-15 से अब तक अनुदान की राशि 3 गुना से अधिक बढ़कर 1,017 करोड़ रुपए तथा लाभार्थियों की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ाकर 99 लाख कर दी गई। इसके साथ ही साथ नेशनल
हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मैंने बताया दिव्यांग वित्त विकास निगम, इसके माध्यम से अभी तक हमने 82,464 दिव्यांग लाभार्थियों को 608.87 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया। 2014 से ऋण राशि की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी। अब 50 लाख रुपए तक का ऋण हम देते हैं, पहले 5 लाख तक देते थे, और ऋण सुविधा में भी सरलता लाने का काम किया है। राष्ट्रीय न्यास हमारे हैं, राष्ट्रीय न्यास के माध्यम से अभी तक हमने 24.40 करोड़ रुपए जारी कर 2.29 लाख दिव्यांग लाभार्थी को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय न्यास की मुख्य विशेषताएं 0 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक उपाय और विद्यालय तैयारी, विकास 10-2 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए डे केयर योजना, समर्थ आवासीय देखभाल योजना, घरौंदा योजना, और फिर नई पहले भी हमने की है। दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय डाटाबेस, सभी दिव्यांगों को एक विशिष्ट पहचान पत्र। अध्यक्ष महोदय, देश में दिव्यांगों की पहचान के लिए जो पहले परिचय पत्र बनते थे वो केवल जिला लेवल पर बनते थे और वो उस जिले से बाहर नहीं चलता था। मान लो एक जिले में बना है और वो पास वाले जिले में कोई सुविधा मिल रही है, चिकित्सा सुविधा या और कोई सुविधा, वहां जाता है तो उसको मान्य नहीं करते। अब हम ऐसे आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं जो कहीं भी बना हो सारे देश में मान्य होगा और देश भर में भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं, उन सब योजनाओं का लाभ उन दिव्यांगों को मिलेगा। इस प्रकार की, और अभी तक लगभग 39 लाख दिव्यांगों को ये आइडेंटिटी कार्ड बना करके हमने उपलब्ध करा दिए हैं। सारे देश में तेज गति से दिव्यांगों के परिचय पत्र बनाने का काम चल रहा है। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, देश में इसके पहले जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं थी। अब हमने एक अनुसंधान केंद्र बनाया है और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि उस अनुसंधान केंद्र ने दिव्यांगजनों के संकेत भाषा के रूप में 6,000 शब्दों की एक डिक्शनरी बनाई है 8 महीने के अंदर अंदर। ये ऐतिहासिक उपलब्धि हमने हासिल की है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना हम मध्य प्रदेश के सीहोर जिलों में करने जा रहे हैं। प्रारंभ हो चुका है, बिल्डिंग निर्माण का काम चल रहा है। इसके साथ ही साथ दिव्यांगजनों के हित में एक नहीं अनेक निर्णय लेते हुए खेल मैदान की दृष्टि से भी, अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि दिव्यांगजनों में एक नहीं अनेक प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं और खेल कूद के मामले में भारत के जो सामान्य खिलाड़ी देश विदेश में प्रदर्शन करते हैं उससे उत्साहजनक वातावरण नहीं बनता था, परंतु पैरालंपिक हुए, पैरालंपिक में जितने खिलाड़ी गए थे उसमें से 1/3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत करके भारत का नाम गौरवान्वित करने का काम किया। हम ये मानते हैं उनको। धन्यवाद सर। और पीएम साहब से 2 बार उनको मिलाया। एक जानकारी और देना चाहता हूं, ब्लाइंड क्रिकेट टीम है भारत की, 3 बार से विश्व कप ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता जीतकर आ रही है। 3 बार से एशियाई ब्लाइंड क्रिकेट कप भी जीतकर आ रही है। इससे ये एहसास होता है कि दिव्यांगजन भी खेल कूद में सामान्य खिलाड़ियों से कमजोर नहीं है, मनोबल ऊंचा है। तो खेल स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की दृष्टि से हमने ग्वालियर का चयन किया है। ग्वालियर में राज्य सरकार ने जमीन दी है और 170.99 करोड़ रुपए की लागत से वो स्वीकृत हुआ है और उसका भूमि पूजन करके निर्माण कार्य चालू करने की स्थिति में है। दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना मैंने बताई, सुगम्य भारत अभियान योजना के बारे में मैंने बताया। दिव्यांगता की शीघ्र पहचान और उपचार करने के लिए
जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनका मेडिकल परीक्षण कराना और उस परीक्षण में उनमें कोई दिव्यांगता तो नहीं है इस बात की पहचान करना, ताकि दिव्यांगता बढ़े नहीं, पहचान हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाए। और जब बच्चे छोटे होते हैं, 6 साल से कम उम्र के होते हैं, तो दिव्यांगता समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार की सलाह डॉक्टरों की है। तो हम 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का अर्ली परीक्षण करा करके उनको उससे छुटकारा दिलाने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने और हमने सबने देखा दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम MC बालयोगी एडिटोरियम में हुआ था। वही कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में भी हुआ था। राष्ट्रपति जी इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा नहीं, ये कार्यक्रम आप लोकसभा परिसर में भी करवाओ। और वो कार्यक्रम आपने और हमने सबने देखा था, बहुत अच्छा वातावरण बना था। इसके साथ ही साथ मैं अब अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित विषयों की ओर आता हूं। छात्रवृत्ति की बातें बहुत कही कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है तो कम मिल रही है, कुछ राज्यों में तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ी जब मैं सरकार में आया और ये मंत्रालय का दायित्व मिला तब से चल रही थी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का एरियर पहले से ही था और एक समय ऐसा आया था कि 8,500 करोड़ का एरियर हो गया था। पर मैं खुशी के साथ बताता हूं कि पिछले 2 सालों में हमने वो सारा एरियर समाप्त कर दिया और 18-19 तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति किसी भी राज्य की बाकी नहीं है। पंजाब का विषय आया था, केरल का विषय आया था, असम का विषय आया था, वो भिन्न भिन्न कारणों से रुकी हुई है। धन के अभाव में वो रुका हुआ नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं 2009-10 से 13-14 जो जारी की गई थी धनराशि वो थी 11,628.67 करोड़ और 2014-15 से 19-20 तक जारी हुई है 22,369.25 करोड़, दुगनी जस्ट। कहाँ 11,628 और कहाँ 22,369। और लाभार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या जिसको वो स्कॉलरशिप मिली है 2009-10 से 13-14 का आंकड़ा है 2,94,80,961 और आज की तारीख में है 4,92,14,372 करोड़। फिर कहते हैं कि छात्रवृत्ति नहीं मिली। अरे नहीं मिली तो ये आंकड़े लाभार्थियों की संख्या भी बता रहे हैं और धनराशि भी बता रहे हैं। ये अपने आप को सिद्ध करती है कि हमने जो पिछला बकाया था वो भी देने का काम कर दिया। पंजाब की जो समस्या थी, पंजाब में उनकी आंतरिक गड़बड़ी के कारण कोर्ट कचहरी में गए हुए थे लोग और उन्होंने गलत ढंग से वितरण किया, उसमें लीकेजेस हुआ और वो बात पकड़ी गई। फिर वहां की सरकार ने संबंधित कॉलेजों से और यूनिवर्सिटीज से वो पैसा वसूल भी किया। वो आज भी विवाद चल रहा है, ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी नहीं है। केरल की उपयोगिता प्रमाण पत्र आना है, असम में भी इसी प्रकार की स्थिति है। और नहीं तो हमारी तरफ से पैसे के अभाव में किसी की भी स्कॉलरशिप हमने रोकी नहीं है। जो पंजाब की बात थी वो अपनी जो मांग है वो आप कह रहे हैं कि हमको तो 15-16 का भी बाकी है। अरे 17-18 की ले ली, 16-17 की ले ली, 18-19 की ले ली, तो फिर 15-16 की आप कहां से बाकी आ गई? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के भी मेरे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जानकारी भी मेरे पास है। 9-10 से 13-14 तक रिलीज हुआ था 9,632 करोड़ और बेनिफिशरीज की संख्या थी 2,26,41,280 और आज की तारीख में है 16,318.25 और 2,88,16,168 ये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आंकड़े हैं। इसके साथ ही साथ प्री मैट्रिक के आंकड़े भी है। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं सब डिटेल से पढ़ करके
प्री मैट्रिक के आंकड़े भी मेरे पास है। इसके साथ ही साथ उनके पास कोई प्रश्न नहीं है सर। ओवरसीज स्कॉलर्स भी, ये बहुत सारी स्कीमें तो हमने बनाई है, इसके पहले नहीं थी। ओबीसी वर्ग के छात्रवृत्ति के लोगों को छात्रवृत्ति देने की स्कीम भी बहुत सारी हमने बनाई। विदेश में जाकर पढ़ने वालों को भी हम सुविधा देते हैं। अब ये विदेश में जाकर के पढ़ने वालों के मैं आंकड़े दे रहा हूँ आपको। 14-15 से लेकर के 18-19 तक हमने 47.39 करोड़ रुपए की धनराशि दी और 500 बच्चों को ये ओवरसीज स्कॉलरशिप विदेश जाकर के पढ़ने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही साथ ओबीसी की छात्रवृत्ति भी हमने शुरू की और 6 प्रकार की आर्थिक सुविधा देते हैं शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप, टॉप क्लास एजुकेशन, फ्री कोचिंग और डिग्री हासिल करना, पीएचडी वगैरह की पढ़ाई करने के लिए भी हम फ्री कोचिंग की सुविधा देते हैं। ये सुविधाएं पहले क्यों नहीं दे सकते? पहले इनकम लिमिट ओबीसी वर्ग वालों की 44,000 थी, हमने उसको बढ़ा करके 1.5 लाख कर दी और एससी वर्ग वालों के लिए 92,000 से के आसपास थी, अब हमने उसको 2.5 लाख कर दी इनकम लिमिट। अब आप देखो कितना अंतर आया। ये जो संख्या में वृद्धि हुई उसका एक प्रमुख कारण ये है कि इनकम लिमिट भी बढ़ाई, छात्रवृत्ति में भी वृद्धि की है। नहीं देखो, क्रीमी लेयर का आंकड़ा जब 12 लाख तक पहुंचेगा ना तब उसको करने की कोशिश करेंगे। हाँ मैं समझ गया। हाँ तब नहीं, आपकी बात का ध्यान है मेरे को। ये बाबू जगजीवन राम छात्रावास की बात भी आई। आदरणीय के सुरेश जी, आपने जो कहा उस पर भी मैं आऊंगा। वो आऊंगा। पहले मैं जनरल बात कर देता हूं ताकि बहुत सारे माननीय सदस्यों का जवाब इन बातों से अपने आप मिल जाएगा और उसके बाद भी अगर आपका कुछ रहेगा तो मैं आपके विषय पर भी आऊंगा। ये बाबू जगजीवन राम छात्रावास, अब ये बाबू जगजीवन राम छात्रावास भी पहले से संचालित हो रहा है पर हमने इसमें तेज गति से वृद्धि की है। इसमें राज्य सरकार, माननीय मंत्री जी 1 मिनट, जिन राज्यों में स्कॉलरशिप संबंधी शिकायतें हैं, भारत सरकार से उन राज्यों को 1 पैसा भी देना बाकी नहीं है। वो अगर कोई अनियमितता है तो वो राज्य सरकार की है, वो उन राज्य सरकारों से संपर्क करें। मैं माननीय सांसदों से निवेदन करना चाहता हूँ। ये नशा मुक्ति का विषय निकला, ऐसा लग रहा था कि अधीर रंजन जी बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कह रहा। धारा प्रवाह फ्रंटियर मेल की तरह बोल रहे थे, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। नशा मुक्ति नशा मुक्ति के क्षेत्र में हमने जो किया है वो मैं बताना चाहता हूं। 2009-10 से 13-14 एस्टीमेट था, बजट एस्टीमेट 137.62 करोड़ रुपए। एक्सपेंडिचर हुआ था 130.75। लाभार्थियों की संख्या थी, खर्च भी कम हुआ, लाभार्थियों की संख्या थी 5,09,586। 14-15 से लेकर के 18-19 तक बजट प्रावधान 244.26 करोड़, एक्सपेंडिचर 242.55 करोड़, लाभार्थियों की संख्या 5,47,954। आपके टाइम से ज्यादा लाभार्थियों की संख्या है और अगर इस साल का आंकड़ा उसमें जोड़ूं तो वो 53,000 और जोड़ दो तो 5,47,000 और 53,000 6 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है। इसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों के क्षेत्र में भी आपने पूछा
तो जो पुराना कानून बना हुआ है उस कानून में हमने सुधार करने का भी प्रस्ताव किया है और वो विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया है और लोकसभा से वो स्टैंडिंग कमेटी में गया है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर जो भी एक्शन टेकन करना होगा वो करेंगे और उस बजट को, उस विधेयक को यहाँ पारित कराने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में भी मैं आपको बता दूं, 2009-10 से लेकर के 13-14 तक संशोधित अनुमान था बजट का 120.56 करोड़, वास्तविक खर्चा हुआ 94.15 करोड़। 100 अब आप सर बोलो ना, अरे सुनो तो, अरे सुनो तो, सुन तो लो साहब, ऐसा क्या करते हो, सुनना भी सीख लो। खर्चा हुआ था 94.15 करोड़ और लाभार्थियों की संख्या थी 1,56,890 और अभी है 16,05,203 और हमने खर्चा किया है 190.65 करोड़ मंजूर हुआ था, 190.262 करोड़ खर्च किया। जितना मंजूर हुआ उतना खर्च करने की कोशिश की और बहुत सारी बातें आपने बताई कि इसमें शून्य, इसमें शून्य, इसमें शून्य। बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही थी, उसको हमने दूसरी योजनाओं के साथ क्लब कर दिया, इसलिए आप वो आंकड़े कहीं से लेकर के आए हैं। और जो आपने बातें कही है उसका मैं बाद में भी जवाब आपके पास भिजवा दूंगा। वो जो आपने बोला ना जल्दी जल्दी खूब जल्दी बोला, उसको पढ़ करके और उसका व्यवस्थित जवाब आपके पास भिजवाने की कोशिश कर दूंगा। इसके साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए नेशनल पॉलिसी बनाने का काम जारी है। हाँ, और इस बीच में आपने तो बनाई नहीं, नहीं उन्होंने अरे जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति बनाने का काम है वो जारी है। पहले वाली नीति में काफी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में जो विधेयक हम लाए हैं उसमें हमने डे केयर सेंटर की भी व्यवस्था की है, ओल्ड एज होम की भी व्यवस्था की है और हर पुलिस थाने में अलग विंग होगी, उनकी देखरेख करने का काम वो जाकर के करेगा। एक पुलिस अधिकारी अधिकृत होगा जो उनके घरों में जाकर के भी जांच पड़ताल करेगा और फिर एनजीओ के माध्यम से जो वरिष्ठ नागरिक ओल्ड एज होम में या डे केयर सेंटर में नहीं जा सकते हैं या जाने की स्थिति में नहीं है, उनके घरों में जाकर के उनकी सेवा करने का काम करेंगे। ये ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है। आपने कुछ किया हो तो बता देना, बाद में बता देना, अभी याद नहीं आ रहा तो। इसके साथ के बार में होल्ड एम सेंटर की बात क्यों कर रहे हो जी? आप बार में क्यों मेंशन कर रहे हो कि बुजुर्गों का वो बोल रहे हैं ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, बीच में उठ के बोले ना फिर से कि ओल्ड एज नहीं, ओल्ड होम सेंटर की बात बार में आप इंडिकेशन कर रहे हो, क्या ऐसा लग रहा है क्या? कांग्रेस पुरानी बूढ़ी पार्टी है ना, उसके लिए ओल्ड एज की आवश्यकता है। जहाँ तक उन्होंने भिखारियों की बात की है, ये वैसे शुद्ध रूप से राज्य का विषय है, फिर भी भारत सरकार भिखारी न रहे, भिक्षावृत्ति पर रोक लगे, इस प्रकार का प्रयास करके राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करती है, समय समय पर उनके साथ मीटिंग भी करती है और प्रयास भी करते हैं कि कहीं ऐसे मिल जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। इसके साथ ही साथ 10 चुने हुए शहरों में एकीकृत कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखो, हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के माध्यम से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय,
Leader is not serious. He is standing always. ये जो नशा मुक्ति की बात आई थी और पंजाब का उल्लेख आया कि पंजाब में बहुत हो रहा है, सब पंजाब पर हमने भी विशेष ध्यान दिया और 28 जिलों में पंजाब के का विषय निकला। अभी पंजाब नशा मुक्ति के मामले में हमने तो 28 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए पैसा दिया और वो 28 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र बनकर के तैयार है। नशा मुक्ति करने का प्रयास वहां निरंतर जारी है। ये बात सही है कि 100 नशा मुक्त होते हैं तो 95 नए तैयार होते हैं। इस प्रकार की स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों में जो सीमावर्ती राज्य हैं, दूसरे देशों की सीमावर्ती राज्य है, इधर भी दूसरे देशों से सीमावर्ती हैं, नशीले पदार्थ आते हैं, रोकने का उपाय करते हैं, अगर उसके बाद भी आ गए तो सप्लाई नहीं हो, इस प्रकार का प्रयास करते हैं, जागरूकता लाने का प्रयास भी करते हैं, ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं और पकड़े जाते हैं नशे में तो उनको नशा मुक्ति केंद्र में ले जा करके नशा मुक्त कराते हैं। एनजीओज के माध्यम से भी करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी करते हैं, नशा मुक्ति की दवाई देते हैं, 4-6 महीने उनको वहाँ रखते भी हैं और रखने के बाद वो नशा मुक्त हो जाते हैं तो फिर घर भेजते हैं और घर भेजने के बाद भी पता रखते हैं कि क्या हो रहा है, फिर से चालू तो नहीं हो गया, वो फिर से कहीं नशा करना प्रारंभ तो नहीं कर दिया। इस प्रकार से हमने निरंतर प्रयास किया है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। इसी प्रकार से एनजीओ के माध्यम से हम एससी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए आर्थिक सहयोग देते हैं। इसके आंकड़े भी मेरे पास है, 9-10 से लेकर के अभी तक मैं बताने के लिए तत्पर हूं और फिर आंकड़े बताऊंगा, वो कहेंगे कि ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, इसलिए आंकड़ों के चक्कर में जाने की बजाय एक वेंचर कैपिटल फंड योजना भी हम संचालित करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड योजना के अंतर्गत हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को उद्यमिता के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर्स बनाने का प्रयास करते हैं और उसमें सस्ते ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अभी तक हमने 14-15 से लेकर के 20-21 तक का ये जो बजट अनुमान है उसमें 630 करोड़ रुपए है और उसमें संशोधित बजट है वो 350 करोड़ का है और लाभार्थियों की संख्या वास्तविक जिन कंपनियों को हमने सुविधा दी है वो खर्च की संख्या तो 341.01 है और 107 कंपनियों को 243.95 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है और ये जो 107 कंपनियां हैं ये एससी वर्ग के और एसटी वर्ग के बच्चों की लोगों की है और इसमें ये इस प्रकार से उसका लाभ ले रहे हैं। वित्त विकास निगम के माध्यम से मैंने बताया कि हम कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद में उनको लोन भी देते हैं, लोन देने के बाद में प्रयास करते हैं कि वो स्वावलंबी बने और इसके आंकड़े भी मेरे पास है। लगभग हमने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया है और अगर नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करूं तो अभी तक हमने 15,91,950 लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। कुल मिलाकर के चारों तरफ से अनुसूचित जाति, जनजाति और शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। स्पेशल सेंटर असिस्टेंट भी हम राज्यों को उपलब्ध कराते हैं, उसके आंकड़े भी मैं देने की स्थिति में हूँ। 9-10 से 13-14 तक रिवाइज एस्टीमेट था 4,106 करोड़ और एक्चुअल एक्सपेंडिचर था 3,507.56 करोड़ और बेनिफिशरीज की संख्या थी 118.03 लाख और हमारे टाइम इन 5 सालों में 14-15 से लेकर के 19-20 तक रिवाइज एस्टीमेट था 1100 करोड़ और एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1036.371 करोड़
और लाभार्थियों की संख्या 25.64 लाख। इस प्रकार से ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की जानकारी मैंने आपको दी है। अभी 24-25 तक हम देश के सभी गांवों को जो 500 से अधिक की आबादी के हैं और एससी बाहुल्य, उनमें 30-30 लाख रुपए देकर के, प्रत्येक गांव में 30-30 लाख रुपए देकर के वहां के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण के लोगों का काम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के इन 5 वर्षों में जो हमने काम किए हैं वो मैंने बताए हैं। अब जो जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया था और विषय बोले थे, उन पर के सुरेश जी, आपने जो मामले उठाए थे डीएपीएससी के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के बारे में आवंटन, मैंने उसके आंकड़े दिए, आपने शायद सुने नहीं होंगे। आप कहें तो मैं एक बार फिर बताऊं। ऐतिहासिक बढ़ोतरी है उन आंकड़ों में। 83,000 करोड़ का बजट है इस साल, और उस समय 9% से ज्यादा नहीं होता था। आबादी के मान से, आबादी के परसेंटेज के हिसाब से वो पैसा मिलना चाहिए। इस बार 83,000 करोड़ रुपया है। वो आंकड़े आपने शायद सुने नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा भी आपने कहीं बजट में कमी की बात बताई थी, कुछ और बातें बताई थी, उन सब बातों का मैंने जवाब दिया है। बजट में भारी वृद्धि हर साल निरंतर होती रही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही साथ गणेश सिंह जी ने जो सुझाव दिए थे, वो सुझाव हमारे ध्यान में है। आप और हम समय समय पर बात करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा जिन जिन माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए थे, उन सब के जवाब मैंने मेरे भाषण में दिए हैं।